नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का जो सेशन है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं समास। और देखिए, ये टॉपिक हमने अपने लास्ट सेशन में ही पढ़ लिया था। यहाँ पर हमने पढ़ा था समास की परिभाषा क्या है, यानी कि किसे कहते हैं समास, और समास की प्रक्रिया के दौरान बने हुए शब्द को क्या कहते हैं। समास की जो समासिक शब्द होता है या समस्त पद होता है, उसको उसकी पूर्व अवस्था में लेकर जाना क्या कहलाता है, और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और यही सब चीजें मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी कि आप इनको घर से एक बार रिवाइज करके आएं। तो इस तरह से आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समास के भेद। तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि केवल यहाँ पर देखना नहीं है, रटना नहीं है, आपको प्रॉपर नोट डाउन भी करना है और घर पर जाकर इसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में किस तरह से पूरे समास को जो है एक्सप्लेन किया था, पूरे समास को यहाँ पर बताया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको समास की परिभाषा जो है बताई थी। ये सारी चीजें मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया था वो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया था वो भी एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं और फिर नेक्स्ट डे आप लोग भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर समास किसे कहते हैं ये हमने जाना। तो हमने कहा कि समास होता है एक संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। समास क्या है? किसी भी चीज को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में लिखने की एक जो प्रक्रिया है, छोटे रूप में लिखने की जो एक विधि है, उसको हमने कहा समास। ठीक है, तो ये समास है एक प्रक्रिया जो कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को क्या किया जाता है, दो या दो से जो अधिक शब्द होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनका मेल करने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहा जाता है। और उनके मेल से बना जो नया शब्द होता है वो क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। जो समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे समस्त पद के, जैसे आप देखेंगे, आपने देखा राजा का कुमार। ठीक है, शब्द है राजा का कुमार, और इसका हमने यहाँ पर समास, इसको समासीकरण की प्रक्रिया से ये क्या बना, राजकुमार। जो नया शब्द बना वो क्या बना, राजकुमार। हवन के लिए सामग्री, तो उसको हमने क्या क्या लिखा, हवन सामग्री। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नियम के अनुसार क्या बना, नियमानुसार। ठीक है, तो इसी तरह से ये है आपका समस्त पद, यानी कि जो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया के दौरान, समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो छोटा रूप यानी कि जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद, उसको कहते हैं समस्त पद। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अलग अलग हेडिंग डालकर लिखेंगे। पहले लिखेंगे परिभाषा, उसके बाद लिखेंगे समस्त पद, समस्त पद के आगे लिखेंगे कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था तीसरा जो चीज मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बताई थी समास विग्रह। समास विग्रह यहाँ पर जो तीसरी चीज मैंने बताई थी, तो हमने कहा कि किसी भी समस्त पद को, ठीक है, समास विग्रह किसे कहते हैं, किसी भी समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना। ठीक है, अगर कोई समस्त पद है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं समस्त पद है राजा रानी, ठीक है, या फिर कोई समस्त पद है आपका, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नियमानुसार या नियमानुसार,
तो उसको उसकी पूर्व अवस्था में लेकर आ जाना, यानी कि पहले की तरह उसको लिख देना, पहले की तरह उसको कर देना, कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। क्या आपने देखा होगा जो प्रश्न आपका आता है वो किस तरह से आता है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आपका सबसे टफ रहता है कि निम्नलिखित शब्दों का, अभी आगे हम इस टॉपिक पर बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न भी इस पर याद करने वाले हैं। तो क्या है, जैसे मैंने कहा कि समास विग्रह करना, तो समास विग्रह करके उसका आपको एक तरह से समास का नाम बताना है। क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग टाइप के आपने यहाँ पर देखा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कुछ जो है वो शब्द कैसे हैं, जैसे हमने कहा हवन के लिए सामग्री। ठीक है, तो हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। और जहां पर नियम के अनुसार, नियमानुसार, जैसे राजा और रानी। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, तो बहुत अलग अलग तरह से समास विग्रह भी यहाँ पर होता है, बहुत अलग अलग तरह से समास विग्रह भी यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज और बताई थी, वो मैंने बताया था कि ये जो पूरा समस्त पद होता है, ठीक है, ये जो समस्त पद होता है इसमें दो पद होते हैं। ये जो समस्त पद बना होता है ये दो पदों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। ये नोट करवाया था मैंने आप लोगों को कि पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, जो समस्त पद होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे मैंने कहा कि आपका शब्द है हवन सामग्री। ठीक है, तो जिसमें हवन है आपका पूर्व पद, सामग्री है आपका उत्तर पद। उत्तर पद अर्थात बाद का पद। देश के लिए भक्ति, तो शब्द बना देशभक्ति, जिसमें देश है आपका पूर्व पद और आपका भक्ति है उत्तर पद। ठीक है, भक्ति क्या है? उत्तर पद। उत्तर पद यानी कि बाद का पद। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में। ये सबसे देखिए, इसलिए मैंने इरेज भी नहीं किया था कि जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वही चीजें बिल्कुल यहाँ पे छोड़ी थी, ताकि आप लोगों को याद हो कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था और किस तरह से मैंने आप लोगों को उसको लिखने के लिए कहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसमें हमने समास किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि समास है संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं या समासीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में लिखना या पूर्वावस्था में बिल्कुल लेकर आ जाना समास विग्रह कहलाता है। तो ये पूरी लाइनें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दी। समझ आया आप सभी को? हैंड रेज करके बताएंगे समझ आया? देखिए जरूरी नहीं कि आप यहाँ से बैठे और सुन रहे और जो नहीं समझ आ रहा है वहां पर भी आप हैंड रेज कर रहे हैं। जहां पर समझ नहीं आता है उसके लिए भी आपको हैंड रेज करना है कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आया। ठीक है ना, केवल इसलिए नहीं कि समझ आ गया है तो ही हैंड रेज करें या नहीं आया है तो भी हैंड रेज करें। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो तब भी आप पूछ सकते हैं। यस, GIC फागलपुर मां, यस GIC फागलपुर मां, माइक लेंगे बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे हैं आप? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? मैम समास। गुड, तो आपको समझ आ रहा है समास में? यस मैम। क्या परिभाषा बताई मैंने यहाँ पर समास की? मैम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। और एक अलग से मैंने बताया था कि समास का अर्थ क्या ma'am. होता है? समास का अर्थ, समास का क्या अर्थ होता है? समास का संक्षिप्त करने की प्रक्रिया का अर्थ छोटा रूप जो होता है।
हाँ, जब हम किसी चीज को छोटे रूप में लिखते हैं, देखिए हंसी मजाक नहीं हो रही है यहाँ पर। Yes, ma'am. अगर आपको सीरियसली अच्छे से बात करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आप अच्छे से बात करेंगे। नोट डाउन कर रहे हैं आप सभी? नोट कर रहे हैं Yes, इसको, जो ma'am. भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ Yes, पर आप ma'am. कोई यस, तो प्रॉपर आपने नोट डाउन करना है, घर पर जाकर रिवाइज करना है। कोई चीज समझ में ना आए तो उसे नेक्स्ट सेशन में आकर पूछना है। कोई डाउट अभी तक? कोई चीज ऐसी हो जो समझ में ना आई हो? मैम समस्त पद। समस्त पद समझ नहीं आया? ठीक है, चलिए कोई नहीं। अभी मैं Yes, इसको ma'am. फिर से मैं सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर, देखिए ये तो कल का रिवाइज कर रहे हैं कि कल क्या पढ़ा है। अभी मैं यहाँ पर पूरा जो समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि केवल परिभाषा यहाँ पर बताई है हर चीज की, तो एक विशेषता के तौर पर मैं ये आपको क्लियर करूंगी। चलिए, गुड, वेरी गुड। मुझे इसी तरह से देखिए Thank you. तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा जब आप अपने डाउट्स रखेंगे। ओके, और किसी और बच्चे को कुछ पूछना हो? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह से पूछे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हैं, और तभी हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, और हम भी काफी अच्छे से यहाँ पर आपको अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अभी तक समाज के बारे में जो जो चीजें पढ़ी है उसको मैं एक बार रिवाइज आप लोगों को करवा देती हूँ। तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे समास की विशेषताएं। ठीक है, अब ये तो पता चल गया है कि समास है क्या। ठीक है, क्लियर हो गया है सभी को कि समास है क्या। तो अब यहाँ पर समास की विशेषताओं में हम ये पढ़ लेंगे कि समास एक तरह से प्रॉपर तरीके से, जो मैं आपने पूछा यहाँ पर कि समस्त पद क्या होता है और क्या है समास, तो यहाँ पर आप विशेषताओं में इसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर देखिए कोई भी चीज आप पॉइंट वाइज अगर पढ़ते हैं ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो देखिए, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, इसे जरूर नोट करेंगे। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ठीक है, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और देखिए कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में आप दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए कि समास में शब्द पास पास आकर, ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं, आकर एक नया शब्द बनाते हैं। अब देखिए, दो लाइनें हमने यहाँ पर लिखी, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ, उदाहरण से आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कल क्या देखा था, कल मैंने क्या बताया था आपको, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल, राजा का कुमार। ठीक है, राजा का कुमार। अभी यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहला एग्जाम्पल देखिए, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, यानी कि दो या दो से अधिक पद क्या होते हैं, मिलते हैं आपस में, और क्या करते हैं, पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो राजा का कुमार क्या बना, राजकुमार। क्या बना, राजकुमार। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, देश के लिए भक्ति, या उससे भी आसान देखिए, पुस्तक के लिए आलय। आलय का क्या अर्थ होता है, आलय का अर्थ होता है घर। ठीक है, पुस्तक के लिए आलय, तो इसको हम पास पास लेकर आएंगे, इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, पुस्तकालय। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो रहा है, दो या दो से अधिक शब्द जो है पास पास आकर एक नया शब्द बना रहे हैं, ये है समास। ठीक है, गायों के लिए शाला,
या डाक के लिए घर, ठीक है, या खाना, गायों के लिए शाला, क्या बनेगा? गौशाला, ठीक है। जैसे हवन के लिए सामग्री, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे नीला है गगन, नील गगन, विष को धारण करने वाला, ठीक है। चलिए ये भी लिख लेते हैं, विष, क्योंकि इस तरह के भी काफी सारे शब्द अभी आगे आएंगे। विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला क्या कहलाता है? विषधर। अब देखिए ये है समास की प्रक्रिया, जिसमें हमने दो या दो से अधिक शब्दों का जो है मेल किया और उससे क्या बना? हमारा ये नया शब्द बना, ये नया शब्द बना। आप देख पा रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जब हमने किया तो उससे ये एक नया शब्द बना। और जिस बने हुए नए शब्द को हमने क्या कहा? इस बने हुए नए शब्द को ही हमने कहा समस्त पद। क्या कहा? समस्त पद। अब समझ आया? समास की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द, ठीक है। समास की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समझ आया? अब समझ आया बच्चे? समस्त पद किसे कहते हैं? समझ आया? हैंड रेस कर दीजिए एटलीस्ट। समझ आया? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि समस्त पद, या फिर अभी तो केवल एक लाइन बताइए कि समास होता क्या है। समास होता है दो या दो से अधिक पदों का समास, एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है और दो शब्द या दो से अधिक शब्द पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्योंकि जितने समास के भेद हैं उसके आधार पर बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे अभी आप आगे देखेंगे। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं समस्त पद। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, तो राजकुमार क्या है? समस्त पद है। राजकुमार क्या है? समस्त पद है, ठीक है। राजकुमार है आपका समस्त पद। जो समास की प्रक्रिया के दौरान बना है वो है आपका समस्त पद। तो इस तरह से पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तकालय भी क्या है? आपका समस्त पद है। पुस्तकालय भी क्या है? आपका समस्त पद है, ठीक है। इसी तरह से गायों के लिए शाला, गौशाला, तो ये भी आपका एक समस्त पद है। और इसको सामासिक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक शब्द। कई बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर आपको लिखा हुआ आएगा कि सामासिक शब्द, तो वो भी आपका समस्त पद ही है, ठीक है। इसको आप सामासिक शब्द भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। तो समस्त पद अब मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे हमने कहा पुस्तक के लिए आलय, तो पुस्तकालय नया शब्द बना, तो ये आपका समस्त पद है, ठीक है। और अब देखिए ये 2 पॉइंट, ये नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया ये? यस। एक बार में हैंड रेज करेंगे अगर नोट कर लिया हो तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 3rd पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पदों के बीच, पदों के बीच। और ये चीज आप अभी देखेंगे, यही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई थी कि किस तरह से जो चीजें होती हैं, यानी कि विभक्तियां होती हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्हों
का लोप हो जाता है। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, अब ये विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। विभक्ति चिन्हों को हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। अच्छा, किसी ने पढ़ा है कभी कारक चिन्ह, या कारक किसे कहते हैं, किसी को पता है कारक किसे कहते हैं? कभी सुना हो कारक किसे कहते हैं? किसी ने नहीं सुना? कारक किसे कहते हैं, सुना है किसी ने? देखिए, कारक जो है वो विभक्तियां होती हैं जो शब्दों के बीच में लगती है और क्या करती है, उनके अर्थ को एक तरह से समझने लायक बनाती हैं। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका कारक। ठीक है, इसी से क्या होता है, आप किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझ पाते हैं, अन्यथा आपका जो अर्थ वाक्य होता है वो पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है, यानी कि आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध जो है जोड़ता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, देखिए ये पूरा एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि अगर हमने इसको अभी यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हमारा काफी टाइम जो है पूरा 2 से 3 सेशंस इसमें लग जाएंगे, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो हमने कहा पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति यानी कि जो उनको अलग करने वाले जो चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ गंगा, गंगा का तट, ठीक है, गंगा का तट, तो क्या हो जाएगा ये, गंगा तट। ठीक है, अब यहाँ पर जो विभक्ति हमारी बीच में लगी हुई थी उसका लोप हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो इसका हमने समासीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, यज्ञशाला। तो क्या हो रहा है, जो बीच में आई हुई विभक्तियां हैं उनका लोप होता जा रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की विभक्ति नहीं हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे आपका विभक्ति है का, इसका लोप यहाँ पर हो गया, उसके बाद के लिए इसका लोप आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे, और खास तौर पर जो हम यहाँ पर तत्पुरुष समास जो मैं सबसे पहला यहाँ पर स्टार्ट कर रही थी, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको यही लिखवाया है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, आपका जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत से ही सारी विभक्तियां दी हैं, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति। ठीक है, तो ये सभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए, जो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज जो बताई कि समास जो होता है उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं, और नया बना हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। और दूसरा हमने बताया कि पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, और ये इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। अब एक चौथा पॉइंट देखिए कि समास से बने शब्दों में, समास, इसको भी नोट करेंगे, समास से बने शब्दों में, जो समास की प्रक्रिया से बने हुए शब्द होते हैं, मैं कभी कभी उत्तर पद तो कभी पूर्व पद, और ये मैंने आपको बताया कि ये जो आपके समासिक शब्द होते हैं ये 2 पदों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है उत्तर पद। ठीक है, और आप यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं, जैसे हमने कहा गंगा तट,
ठीक है, तो गंगा तट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गंगा और तट, जिसमें गंगा है पूर्व पद, तट है उत्तर पद। यज्ञशाला, यज्ञशाला में यज्ञ जो है पूर्व पद और शाला जो है वो उत्तर पद। ठीक है, तो ये जो समास से बने हुए शब्द होते हैं इसमें कभी कभी उत्तर पद तो कभी पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद, और कभी कभी अन्य पद। ये भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट वाला जो अलग अलग तरह के यहाँ पर समास है और उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कौन कौन सा यहाँ पर पद प्रधान है। ठीक है, और कभी कभी अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, तो कभी कभी अन्य पद प्रधान होता है, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ये प्रधान का क्या अर्थ होता है? प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, मेन। ठीक है, कहीं पर तो आपका पूर्व पद प्रधान होता है, कहीं पर उत्तर पद प्रधान होता है, कहीं कहीं पर जो है ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, कुछ किसी अन्य पद के ही बारे में वहां पर बात हो रही होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आप क्या देखेंगे, ये चीजें आप आगे देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के समासों की बात करूं तो जैसे हमारा तत्पुरुष समास है जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया, तो मैंने उसमें आपको सीधा सीधा बताया है कि इसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आगे मैंने आपको बताया इसी तरह से कि आपका जो द्विगु समास होता है वहां पर जो है प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक होता है, अलग अलग चीजें हैं सब में। और बहुव्रीहि जो समास होता है, एक बहुव्रीहि समास है जिसमें क्या होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही आपका उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि वो किसी अन्य तीसरे पद की ही ओर संकेत करते हैं। जैसे आगे आप देखेंगे, जैसे दशानन। ठीक है, अगर मैं एक शब्द यहाँ पर लिखूं दशानन, दशानन। ठीक है, अब इसको हम इसका समास विग्रह करते हैं, क्या लिखेंगे, 10 आनन है जिसके, और आनन का अर्थ होता है सर। तो चलिए बताइए क्या होता है, 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, क्या होगा, 10 आनन है जिसके। अब यहाँ पर ना तो आपका पूर्व पद प्रधान है और ना ही आपका उत्तर पद प्रधान है, ये किसी अन्य तीसरे पद की ही ओर संकेत कर रहा है। 10 है आनन जिसके या 10 आनन है जिसके, कौन बताएगा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है लंबोदर, किसको कहते हैं लंबोदर, फटाफट हैंड रेज करेंगे। कॉमन सी चीजें हैं, आप अक्सर सुनते हैं, दशानन, लंबोदर, पीतांबर, ये सारी चीजें आप हमेशा सुनते हैं अपने आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीजें, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद किसके होते हैं, रावण। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे तीसरी तरफ जा रहा है, 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सर होते हैं। अब किसी नॉर्मल इंसान के तो होते नहीं है 10 सर, अभी तक हमने सिर्फ रावण के बारे में सुना है कि उसके 10 सिर होते हैं, है ना, और देखा भी है। तो 10 है आनंद जिसके यानी कि रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर है लंबा, किसको कहते हैं लंबोदर, भगवान गणेश को। पीतांबर, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिनके, कौन पहनते हैं पीले वस्त्र, श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर आपके शब्द हैं ये सारे क्या हैं, आपके
समास है और अलग अलग तरह के समास हैं, तो ये 4 पॉइंट आप आज याद रखेंगे। देखिए वही चीजें हैं लेकिन बिल्कुल अलग तरह से बताई हैं, जो चीजें लास्ट सेशन में पढ़ी थी उसके अलग तरीके से, यानी कि ये अगर आप इस तरह से इनको नोट कर लेंगे तो आपको ये समास के बारे में कुछ जो जरूरी बातें हैं वो शुरुआत में ही पता चल जाएंगी। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है समास विग्रह, जिसमें हमने समास, और जिसमें हमने अभी तक समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद के बारे में पढ़ा। और लास्ट सेशन में मैंने आपको एक और चीज जो क्लियर की वो थी समास के भेद। तो समास के भेदों में मैंने आपको यहाँ पर बताया 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। और तत्पुरुष समास जो है इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में आप आज जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़कर आएंगे। और ये एक बार नोट कर लीजिए, ये 6 के 6 भेदों को एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगी कि समास के कितने भेद होते हैं, और आज जो हमने पढ़ा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर समास को थोड़ा सा सरल तरीके से जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आया होगा। फिर भी देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज जो ऐसी है जो समझ में ना आई हो, तो घर पर जाकर टॉपिक को रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में आप यहाँ पर अपने सारे डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। और जो कुछ भी पढ़ाया है उसे एक बार जरूर पढ़ें, और नेक्स्ट सेशन में उसको एक बार हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।